सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम मई 2025 एंड सितंबर 2025 सी इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स की थोड़ी एग्ज़ाम प्लानिंग करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी वीडियो बनाओ जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिले कि हमें क्या कितने टाइम तक कितना हमारा कोर्स हो जाना चाहिए, कौन से टीचर्स ले लेने चाहिए, हमारे पास क्या कहते हैं, क्या एक प्लानिंग रहनी चाहिए कि हम अपना जो बोथ ग्रुप्स हैं अच्छी तरीके से पूरे फर्स्ट अटैम्प्ट में हम क्लियर कर सकें। तो सबसे पहली बात जो है कि अभी कितना टाइम बचा है। सबसे पहले हमें प्लानिंग बनाने से पहले हमें ये जानना है कि हमारे पास टाइम कितना है जिससे हम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्लानिंग बना सकें। तो सबसे पहले मई 2025 वालों के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मतलब अगर तुम ये कहो कि 2 महीने का रिवीजन अगर हटा दो तो 4 महीने सिर्फ तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीशन के बचे हैं। और सितंबर 2025 के लिए आपके पास 10 मंथ्स बचे हैं। तो आप पूरी आराम से क्लासेस को देखना, सजेस्ट करना, 1 महीना लगाकर फिर उसके बाद उसके क्लासेस को लेने के बाद रिवीजन करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। मतलब अभी तो आपके रिजल्ट आया है तो आपके पास पूरे 10 मंथ्स है अपनी सी इंटरमीडिएट जर्नी के लिए। तो सबसे पहले तो मई 2025 वालों की बात करते हैं कि देखो तुम्हारे पास अब बचे हैं 4 महीने सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए। अभी तक में 4 महीना जो है सिलेबस इंटरमीडिएट का कंप्लीट करना इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। क्योंकि अब देखो हमारे पास जैसे दिसंबर है और जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो ये सारे जो क्या कहते हैं महीने हैं इनके अंदर कोई फेस्टिवल नहीं है। अब सारे फेस्टिवल वाले जो है टाइम जा चुका है। अक्टूबर के अंदर जो अगस्त सितंबर अक्टूबर जितने भी फेस्टिवल थे सब जा चुका है। अब आपके पास कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है कि हाँ मेरे पास मैं इसके लिए बिजी था या ये चीज़ थी तो इसकी वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया। बाकी बहुत सारे हो सकते हैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो, तो कॉलेज के एग्ज़ाम जो है आपका जितने भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपके 3-4 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके 2 हफ्तों के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप जब वो एग्ज़ाम्स आएंगे उससे पहले उनकी तैयारी कर लेना। लेकिन अभी से उसकी टेंशन मत लेना कि एग्ज़ाम्स है तो मैं सी इंटरमीडिएट का ना पढ़ूँ। सी इंटरमीडिएट को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। मे वालों पे थोड़ी देर अभी मैं बात कर लेता हूँ। आपके पास अब है 4 मंथ्स एक्सक्लूडिंग जो आपका रिवीजन प्लान है 2 मंथ्स का। अगर मैं एटलीस्ट लेकर चलूँ कि 2 मंथ्स तो आपके पास होने चाहिए रिवीजन के लिए, फिर भी चलो ना करके भी 1.5 मंथ्स होने चाहिए आपके पास रिवीजन करने के लिए। तो आपके सिलेबस करने के लिए आपके पास 4 to 4.5 मंथ्स है। तो इस टाइम के अंदर ना ये प्रायोरिटी पे रखना है आपको कि आपको जो है ना सिलेबस ग्रुप वाइज नहीं चलना है कि आपने पहले अकाउंट्स लगाया, आप पूरा महीना चलते रहे अकाउंट्स करते रहे, अकाउंट्स खत्म हुआ महीने में जाकर फिर आपने शुरू किया टैक्सेशन। ऐसे काम नहीं करना है। अब आपके पास जो है 4 महीने हैं, ये बेटर हो सकते हैं आपके अंदर क्या कहते हैं अच्छी तरीके से आप इस 4 महीने को यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ प्लानिंग एक साथ के साथ चलना, सारे सब्जेक्ट को एक साथ रखना। सारे सब्जेक्ट्स को कैसे आप प्लान कर सकते हो मैं बताता हूँ। एक बार रुको, प्लानिंग कैसे करनी है आपको ना, हर डे वाइज ऐसे बनाने कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो मैं हर दिन पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है तो आप मंडे को 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पढ़ लिया, साथ में एक थ्योरी का सब्जेक्ट लॉ पढ़ लिया, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। ट्यूसडे को आप चले टैक्सेशन पढ़ लिया, साथ में थ्योरी के साथ अंदर उसी में जीएसटी या तो पढ़ लो या थ्योरी के अंदर आप अपना एसएम पढ़ सकते हो या थ्योरी के अंदर ऑडिट पढ़ सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। कि एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि मेरा हर दिन 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं। आपके पास से 6 पेपर है, उसके अंदर 8 सब्जेक्ट है, तो आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट एक दिन के अंदर जरूर करें और ऑल्टरनेटिव डे के अंदर करें। कि जैसे आपने अभी अकाउंट्स उठाया, फिर लॉ उठाया, फिर टैक्सेशन, फिर अपना ऑडिट उठाया, फिर उसके बाद आ गए आप एफएम के अंदर, एसएम के अंदर, फिर उसके बाद तीसरे दिन के अंदर आप आ गए अपने उसके अंदर क्या कहते हैं अकाउंट्स, फिर लॉ, ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को एक अच्छी तरीके से ध्यान दे सको। फर्स्ट अप्रोच तो यही है कि ऑल्टरनेटिव डेज के अंदर आप अपने सब्जेक्ट्स 6 के 6 उठा लो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ आती है, एक आता है कॉन्जिक्यूटिव डेज पे लगातार आप पढ़ते जाओ। आप कुछ 3 सब्जेक्ट उठाओ कि आपको लगातार 1 महीना दोगे, आप उसे लगातार 1 महीना उसे कंप्लीट करोगे। ये भी एक अप्रोच सही हो सकती है कि आप कॉन्जिक्यूटिवली क्या कहते हैं 3 सब्जेक्ट जो है ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स ले लो या टैक्स ले लो या और ऑडिट ले सकते हो, ये 3 सब्जेक्ट ले लो। इस 3 सब्जेक्ट के अंदर आपको मिक्स ऑफ मिलेगा, अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल है, टैक्स थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल है, ऑडिट पूरा थ्योरी है। तो ये 3 सब्जेक्ट आप पूरा 1 महीना या 1.5 महीना लगाकर कंप्लीट कर सकते हो। ये भी एक अप्रोच हो सकती है अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेना। तो मैंने आपको 2 अप्रोच बताइए, एक तो ऑल्टरनेटिव डेज वाली, एक कॉन्जिक्यूटिव कि आप एक साथ 3 सब्जेक्ट उठाओ तो तीनों को 1-1.5 महीना दो अच्छी तरीके से कंप्लीट करो।
ये चीज़ मत करना कि हम जो है अकाउंट्स उठाया, अकाउंट्स ही करते जा रहे महीने भर तक, कुछ पता नहीं है कोई और सब्जेक्ट का क्या चल रहा है, बस अकाउंट्स करते जा रहे। तुम्हारा अकाउंट्स अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तुम लॉ उठाओगे, लॉ चलाओगे तुम एक महीना फिर भी वो, और जब तुम लॉ को एंड करोगे ना तो तुम अकाउंट्स भूल चुके होगे उस टाइम तक। मैं ही बता रहा हूँ, अकाउंट्स तुम है एकदम भूल चुके होगे, क्योंकि तुमने जब लॉ कर रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लॉ चल रहा होगा और अकाउंट्स एकदम भूल चुके होगे। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। इसलिए यही है कि जो है अपना सारे सब्जेक्ट, जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट है आप रखो एक साथ पढ़ने के लिए। ये मैं भी, अगर मैंने भी पता क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में मेरा सिर्फ टैक्स का सिलेबस हुआ पड़ा था, बाकी एडवांस अकाउंट्स पूरा नया था, मेरे को पूरी तरीके से नया पढ़ना पड़ा। दूसरी बात, लॉ जो था मैंने लिए थी क्लासेस, बट अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हो पाई, फिर मेरे को दोबारा क्लासेस लेनी पड़ी। ऑडिट एकदम नया था, फिर एफएमएस एकदम नया था, कॉस्टिंग के थोड़ी बहुत देखा था लेकिन दोबारा से उसे रिवाइज करना पड़ा। इन 4 महीने के अंदर मैंने कैसे प्लानिंग किया कि मेरे रिजल्ट पॉजिटिव आया कि मैंने सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ा। सारे सब्जेक्ट मतलब एटलीस्ट मैंने किया कि 3 से 4 सब्जेक्ट तो एक दिन के अंदर उठाऊं, कि मेरा 3 से 4 सब्जेक्ट के अंदर एक वो हो जाए, व्यू पड़ जाए मेरा हर एक दिन के अंदर, ताकि हर दिन मेरी 4 सब्जेक्ट के अंदर कमांड बनती रहे। ऐसा नहीं है कि एक दिन हफ्ता भर उठाया अकाउंट्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब थोड़ा सा ऐसा किया कि सारे सब्जेक्ट्स जो है ना मेरे आंखों के सामने जाते रहे, ताकि रिवीजन भी उसकी होती रहे, ताकि सिलेबस भी उसका कंप्लीट होता रहे। तो ये अप्रोच बहुत सही रहती है, जिससे क्या है ना, आपकी जो है ना भूलना जो है, तो हम भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट में क्या था, उस प्रोजेक्ट में क्या था, ये कम हो जाता है। ठीक है। और इससे दूसरी चीज़ क्या बनती है आपको, कि आपको जो है ना हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस भी रहता है, साथ में आपका जो है ना इक्वल फोकस रहता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। एक भी सब्जेक्ट खराब हुआ ना तो फिर पूरा जो है आपका ग्रुप ले जाता है। आपने जब भी देखा होगा, नॉर्मली क्या होता है, आपका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में 40 से कम आ जाते हैं, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से आपका एग्रीगेट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से आपको वो ग्रुप फेल हो जाता है। ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा रिजल्ट्स के अंदर। तो ये रीज़न क्यों होता है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हो, या एक भी 2 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हो, जिसकी वजह से ना वो सब्जेक्ट वीक पड़ जाता है और वो फिर फेलियर का रीज़न बन जाता है। इसलिए जो है आप हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दो, इक्वल फोकस दो, ताकि आपका एग्ज़ाम में जब एंड आए तो बेटर आप क्या कहते हैं सारे सब्जेक्ट की इक्वल मार्क्स लेके आए और एक अच्छा स्कोर एग्रीगेट में बना पाओ। ठीक है। ये चीज़ मैंने बात कर दी सिलेबस की। सिलेबस अब ये देखा है कि क्लासेस कहाँ से लेनी है और कैसे करना है। क्लासेस जो है ना, मैं कहता हूँ जो है, तुम अब अभी तक डेमो देख चुके होंगे। अगर मैं सितंबर वालों की बात करूँ तो तुम अभी जो है एक महीना लगाओ, एक महीना के अंदर अपना जो है एटलीस्ट जो है डेमो जो है देखना शुरू कर दो। एटलीस्ट 1 मंथ लगाकर डेमो देखो और क्लासेस एक अकाउंट्स की लेना शुरू कर दो अपने ये नेक्स्ट मंथ दिसंबर तक। आप सबसे पहले क्या करना है सितंबर वालों को, कि आपको फर्स्ट जो है अपना जो है डेमो लेक्चर्स देखने, जितने भी आपको टीचर्स पता है, या आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट सी इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट न्यू स्कीम डेमो लेक्चर्स, जो कि आपको अलग अलग टीचर्स के मिलते हैं। सबको देखो, आराम से देखो, जितने भी उनके डेमो लेक्चर्स हैं सब देखो। ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है कि उसी पर्टिकुलर क्या है डेमो देख दिए, एक देख लिया दूसरा देख लिया, पूरे देखो डेमो लेक्चर्स, सारे ऑल डेमो लेक्चर्स देखना है। और उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सा टीचर तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, उन टीचर्स पे मत जाना जो बहुत ज़्यादा क्या है बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजाने के ऐसे शौक रखते हैं कि हम म्यूज़िक बना के माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसा मत ना, ऐसी चीज़ रखो कि थोड़ा फोकस रहे आपका जो है सब्जेक्ट के अंदर। दूसरी बात, जो थोड़े जोक्स होते हैं ऐसे आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए, वो भी ना करे। अगर टीचर्स वो वाले टीचर्स ना करें, वो वाले टीचर चूज़ करो जो टीचर्स ऐसे नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ाने में फोकस करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो टीचर और ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये मैंने एक बेसिक बता दी कि आपको अगर टीचर सेलेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो। दूसरा, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी के नाम पे मत जाना कि हाँ इस इंस्टीट्यूट का ले लेता हूँ। ऑलवेज कभी भी ना इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं होता, टीचर अच्छा होता है। आप कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं पढ़ते हो, टीचर्स की वजह से पढ़ते हो। तो इसलिए हमेशा ये ट्राई करो कि आपको जो लेना है सब्जेक्ट लेना है वो टीचर्स को देख कर करो। ये नहीं कि इंस्टीट्यूट देखा, इंस्टीट्यूट फेमस है या मेरे एरिया में ये इंस्टीट्यूट फेमस है, इसके अंदर तो टीचर अच्छा ही होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो भी आप टीचर सेलेक्ट करो,
वो उसकी कैपेबिलिटी, टीचर की कैपेबिलिटी भी देखकर सिलेक्ट करो कि वो कितना अच्छा पढ़ाता है और मेरी उसके साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। दूसरी चीज़ें आ जाती है टीचर सेलेक्ट करने में कि सॉल्विंग सेशन, वो थोड़ा सही नहीं होता कुछ टीचर्स के साथ। जैसे कहीं पे आप हफ्ता लगा लो कोई डाउट ही नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप वो भी देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, बहुत से सबने रिव्यू दिए। मैंने कहाँ से क्लासेस ली थी, उनके क्या रिव्यूज़ थे, वो मैं आगे बता दूंगा। लेकिन ये भी एक क्या कहता है क्राइटेरिया होता है आजकल की, डाउट सॉल्विंग भी एक क्राइटेरिया है। दूसरी बात ये है, अभी टीचर्स के लिए तक के मैंने बात करी कि लेक्चर्स आपको कैसे देखना है। आपको यूट्यूब पे जाना है, डेमो लेक्चर्स पे सर्च करना है, जिस भी सब्जेक्ट का देखना है, अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं, देखते जाओ। अपने आसपास दोस्तों से पूछो, अपने ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर पूछो कि कौन सा टीचर अच्छा है। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर टीचर पे ही जाना है कि एडवांस कौन तो ये अच्छा है, यही पढ़ूंगा मैं, यही इसी से ही पढ़ूंगा। टीचर्स पे वो करते रहो, एक बार रिसर्च करते रहना चाहिए। सितंबर वालों के लिए तो अभी है टाइम, 1 महीना आप एटलीस्ट लगा सकते हो रिसर्च के लिए। मई वालों का रिसर्च वाला पीरियड ख़त्म हो चुका होगा आई थिंक, और अभी भी अगर उनका कोई रिसर्च चल रहा होगा तो वो ऑडिट के लिए चल रहा होगा, FMSM के लिए चल रहा होगा, या कॉस्टिंग के लिए चल रहा होगा। ठीक है, तो ये टीचर्स का थोड़ा मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। थोड़ा सा अब जो है आगे बढ़ते हुए हम ये कहते हैं कि अब जो है हमें कितने ग्रुप देने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है ना कि हमें क्या एक ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें। मैं तो यही बोलूँगा बहुत ग्रुप देना है, 100% बहुत ग्रुप के लिए ही तैयारी करो, बहुत ग्रुप ही देना है तुम्हें। ऐसे ये मत करना कि ग्रुप 1 देख दो। अगर तुम ग्रुप 1 सोचोगे ना कि मैं ग्रुप 1 ही देना है मेरे को, तो फिर वो ग्रुप 1 भी नहीं हो पाएगा, और जो ग्रुप 2 है वो तो छोड़ ही दो। तो इसलिए दोनों ग्रुप के तैयार करो, एटलीस्ट तुम्हारा है एक ग्रुप तो हो ही पाएगा, एटलीस्ट उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, उस पर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा अगर तुम बहुत ग्रुप की टारगेट रखोगे। बाद में जब एग्जाम फॉर्म भरोगे बाद में चेंज हो जाएगा, उसके अंदर ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, जैसे भी देना है, जैसी प्रिपरेशन होगी, जैसी सिचुएशन होगी, वैसे उस हिसाब से देख लेंगे। लेकिन पहले से अपना माइंडसेट अपना अच्छा हाइयर एम में रखो कि मेरे को बोथ ग्रुप देना है। बोथ ग्रुप के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है, जैसे क्या कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, सेट ऑफ का बेनिफिट होता है, बोथ ग्रुप के फायदे होते हैं। और क्या कहते हैं आपको जो आर्टिकलशिप है वो बिफोर के अंदर मिल जाती है आराम से। और दूसरी बात ये रहता है कि आपका एक जो स्ट्रेस खत्म हो जाता है कि चलो दोनों ग्रुप निकल गए ना, बस अब ये तो नहीं है कि ग्रुप 1 दिया फिर उसके बाद 6 महीने बैठ के फिर ग्रुप 2 देना, तो ये वाली चीज़ खत्म हो जाती है। तो इसलिए बोथ ग्रुप के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे सेट ऑफ है, मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ करने वाला फ़ायदा। दूसरा आपका आर्टिकलशिप इन बिफोर मिल सकती है। और तीसरी बात अगर हम कहें बिग 4 प्लस बिग 20 में भी आपको आर्टिकलशिप मिल सकती है। फिर उसके बाद आती है कि एक रिलैक्स माइंडसेट रहता है कि चलो हो गया, अब आप अपनी OCIT ट्रेनिंग पे कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत खूब से ये वाले फ़ायदे होते हैं। दूसरा आप हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल, जैसे मैं अगर कहूँ कि ऑडिट है, ऑडिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ कंपनीज एक्ट एंड अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हो तो आपको साथ में लॉ भी पढ़ना पड़ेगा और ऑडिट वो अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ेगा एडवांस में। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू कि आप ऑडिट को और अच्छी तरीके से समझ पाओ। और उसके अंदर जैसे हमारे मई के अंदर एक क्वेश्चन आए थे, 54 था, सेक्शन 54 किस चीज़ का है ये नहीं मेरे को याद है, उस पर एक क्वेश्चन आया था, वो जो कि लॉ का सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट का था, तो उस पर एक क्वेश्चन आया था ऑडिट पे कि क्या ऑडिट आप प्रोसीजर यूज़ करोगे। तो वैसे वैसे आप जो है लॉ भी अगर आप पढ़ रहे हो साथ में अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, मतलब ग्रुप 1 भी दे रहे हो, तो आप ग्रुप 2 में भी हेल्प हो जाती है। जैसे FMSM जो है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो IR वाले या आपके क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, क्या कहते हैं फुल फ्यूचर वैल्यूज़ के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके एडवांस अकाउंट्स में भी यूज़ हो जाते हैं। आपका क्या कहते हैं वो निकालने के लिए, हायर परचेज एग्रीमेंट जो होता है ना वो वाला निकालने के लिए, तो उसमें भी ये चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो ये एक ऐसा ना रहता है ना कि थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़े मर्ज रह जाते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बेटर हो जाती है। दूसरा टेक्स यही रहता है कि दोनों ग्रुप के क्या फ़ायदे रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कौन सा ग्रुप देना है, कितने आपको बहुत ग्रुप देना है। ठीक है, फिर अब हम अगर हम बात करें एक और चीज़ पर, तो मई वालों के लिए अगर मैं ये बोलूँ कि अभी अगर तुम्हें ये है कि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करें, मई वालों पे थोड़ी बात आ जाते हैं। व्हाट इफ़ योर सिलेबस इज़ नॉट कंप्लीट, मतलब अपने आप को कैसे इवेल्यूएट करें कि मेरा जो सिलेबस है वो टाइम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा जो सिलेबस जो स्पीड है वो मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मेरे वालों के लिए बेसिकली ये चीज़ है। देखो अगर तुम्हारे पास अभी 4 महीने हैं और अगर तुम्हारा अकाउंट्स का और टैक्सेशन का इनकम टैक्स अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट्स का
80% तक कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मतलब ठीक स्पीड पे चल रहे हो तुम अभी। लॉ भी अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारा ग्रुप 1 काफ़ी हद तक हुआ पड़ा है तो ये एक अच्छी बात है, तो तुम एक अच्छी स्पीड पे चल रहे हो। अगर ग्रुप 1 के अंदर तुम्हारा अगर लॉ नहीं हुआ है लेकिन अकाउंट्स और टैक्सेशन हो गया है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ये दो बहुत बड़े सब्जेक्ट है, इनको करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रैक्टिकल भी है, उनके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ते हैं, इसमें टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए ये सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंप्लीशन स्टेज पे है तो अच्छी बात है, आपका जो है स्पीड ठीक चल रही है। बाकी 4 महीने के अंदर आप अपना ग्रुप 2 कर सकते हो, बाकी ग्रुप 1 का लॉ कर सकते हो, तो ठीक स्पीड पे चल रहे हो। और जितना भी जैसे अभी फेस्टिवल का थोड़ा सीज़न था तो इसकी वजह से थोड़ी क्या कहते हैं ना, आपको स्पीड नहीं बन पा रही थी, तो हो सकता है कि आपका जो है सिलेबस अभी थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा हो, लेकिन हाँ अभी अब फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं तो अब अपनी स्पीड जो है बढ़ाते रहना। स्पीड बढ़ाने के साथ ऐसा मत करना कि आपको अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई कि अपना 2x स्पीड पे वीडियोस देख रहे हो सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में, ऐसा मत करना। अपना अंडरस्टैंडिंग वैसे ही रखो, मतलब जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जितनी स्पीड पे चल रहे थे वैसे ही करो, बस ये है क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस रहो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करके रखो, ताकि रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ना है तुम्हें, ऐसा नहीं है संडे है तो पढ़ना छोड़ दिया, सैटरडे है पढ़ना छोड़ दिया, रोज़ पढ़ना है किसी भी हालत में। एक बार ये सैटरडे संडे अगर ये आप अच्छा कर लो तो फिर बाकी आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्या कहते हैं, फिर कोर्स जो है ना बिल्डअप नहीं होगा अगर आप आज अभी सैटरडे संडे थोड़ा थोड़ा टाइम लगाकर कंप्लीट कर लेते हो। तो ये चीज़ मैंने बता दी है। सितंबर 25 के लिए भी सेम चीज़ यही रहेगी जो मैं मई के लिए बोल रहा हूँ कि आपको सिलेबस के दो एटलीस्ट 8 मंथ्स के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 4 महीने आपको ग्रुप 1 के लिए देने हैं, 4 महीने आपको ग्रुप 2 के लिए देने हैं। और बाकी जो नेक्स्ट चीज़ पे हम आ जाते हैं वो है मैंने कहाँ से क्लासेस ली थी, उम्मीद क्या रिव्यू है उन क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने जो अकाउंट्स जो था वो मैंने खुद किया था यूट्यूब से मैंने किया था अकाउंट्स। और तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है अकाउंट्स यूट्यूब से करना, आपको वीडियोस बहुत मिल जाएगी बट जो है ना अंडरस्टैंडिंग पार्ट आपको करने के लिए बहुत सारे मैराथन्स इधर उधर टीचर्स के देखने पड़ेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग पहुंच पाए। तो मैं ये बोलूँगा अकाउंट्स के लिए, एडवांस अकाउंट्स के लिए यूट्यूब पे रिलाय मत करना, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है यूट्यूब पर ढूंढने के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यूट्यूब से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है यूट्यूब पर एक अच्छे लेक्चर्स को ढूंढना। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि अपना जैसे एडवांस अकाउंट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टैक्सेशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑडिट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनके लिए आप यूट्यूब पे मत रिलाई करो, इससे बेटर ये है कि आप इनकी क्लासेस ले लो। तो मैंने ये गलती की थी, अकाउंट्स पूरा यूट्यूब से रिलाई किया था, बट एट लास्ट मेरे को जय चावला सर मिल गए थे यूट्यूब पे, उनकी मैराथन बहुत अच्छी थी तो मेरा थोड़ा समिट गया अकाउंट्स, नहीं तो फिर वो अकाउंट्स नहीं समिटता। और दूसरी बात ये है कि हाँ मैं अभी फाइनल में भी जय चावला सर की लूँगा क्लासेस, अच्छे टीचर है, अगर आप इंटरमीडिएट के लिए देख रहे हो तो आप एक जय चावला सर देख सकते हो, एक रिकमेंडेशन है मेरे लिए, देख सकते हो। बाकी प्रवीण शर्मा सर, प्रवीण जिंदल सर और कुछ और टीचर्स भी है जो आप अकाउंट्स के लिए देख सकते हो। अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स इज़ लाइक वो सब्जेक्ट है ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, तो अगर जितना पुराना टीचर लेते हो उतना अच्छा है वो, मतलब और अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा तुम्हें, ठीक। दूसरी बात हमारा जो आता है लॉ, जो है कॉर्पोरेट लॉ अपना, तो वो सब्जेक्ट मैंने जो सबसे पहले लिया था वो किसी और टीचर से लिया था, उनका समझ में नहीं आया था, मैं उन टीचर्स का नहीं नाम लूँगा, लेकिन मैंने उसके बाद जो है जनवरी में जाकर मैंने अर्जुन छाबड़ा सर से लिया, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लॉ की बहुत अच्छी करी है, एक वर्ड पे अंडरस्टैंडिंग बनाई, तो एक अच्छे टीचर है वो लॉ के लिए, तो आप वो भी रेकमेंड कर सकते हो। मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बाकी मेरे को डाउट का सच कुछ इशू नहीं आया, डाउट मेरे को होता नहीं था, मेरे को कोई भी डाउट होता तो मैं ऐसी रैंडमली यूट्यूब पे ही सर्च कर लेता था। और वैसे उनका डाउट सिस्टम भी अच्छा है, वो सर डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं, तो उसमें ऐसा इशू नहीं है। तो अर्जुन छाबड़ा सर को मैं यहाँ लिख देता हूँ या आप देख सकते हो। थर्ड अपना आता है टैक्सेशन मैंने नीरज अरोड़ा सर से लिया था, अब वो टैक्सेशन नहीं पढ़ाते, जीएसटी और वो इनकम टैक्स नहीं पढ़ाते, तो आप उनकी जगह विजय शारदा सर, बीबी सर या अमित महाजन सर भी एक नए हैं तो वो भी आप दे सकते हो। बाकी टैक्सेशन के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी रेफ़र किए, क्योंकि जब मैंने दिया था नवंबर के लिए मैं पढ़ रहा था, बट मेरे को मई का एग्ज़ाम देना था, तो मई के लिए सारे फाइनेंस एक्ट सब चेंज हो चुके थे, तो फिर मेरे को दोबारा से विजय शारदा सर के फास्ट ट्रैक जो है लेक्चर्स देखने पड़े,
और बीबी सर के भी कुछ सुपर 30 क्वेश्चन, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो टैक्सेशन के लिए ये आप एक सब्जेक्ट जो है थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है अपना कॉस्टिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट है कि क्या कहें उस पर। ईजी भी लगता है लेकिन जब पेपर देखते हो तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या चल रहा है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि क्या करें हम, समझ में नहीं आता। तो मैं रेकमेंड करूँगा विनोद रेड्डी सर को। मैंने ये वैसे यूट्यूब से किया था, विनोद रेड्डी सर से ही किया था, उनके फास्ट ट्रैक मैराथन लेक्चर से। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि विनोद रेड्डी सर बहुत अच्छे हैं इस कॉस्टिंग के अंदर। बाकी और भी टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये विनोद रेड्डी सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कॉस्टिंग में। उन्होंने एकदम कॉन्सेप्ट को ऐसे करवा दिया कि अगर आप क्वेश्चन देखते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन में करना क्या है, ऐसा है। उन्होंने ऐसी करा दी थी प्रैक्टिस, मस्त था। उनके जितने भी कितने क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा, कुछ 130 क्वेश्चन थे, उन्होंने 60 लेक्चर्स में, 60 आवर्स के लेक्चर्स में करवाए थे। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं अपना 5th पेपर ऑडिट के अंदर, ऑडिट एंड एथिक्स। ऑडिट एंड एथिक्स वन एंड ओनली नीरज अरोड़ा सर, इससे बेस्ट टीचर आज तक ऑडिट के लिए मेरे को नहीं लगा कि वो भी हो सकता है। मतलब एकदम ऐसे है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाएंगे, मिमोनिक्स जो होते हैं आपका याद करने का तरीका है वो भी कराएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देंगे। ये भी उनके पास खासियत है कि जो है प्रैक्टिकल जो है नॉलेज भी आपको देते हैं कि ऑडिट एक्चुअल में बिग फोर्स में कैसे होता है, या ये थोड़ा बात इस पर भी जो है कोई सेशन लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनका डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी अच्छा है, प्लस अपना जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी उनका रेगुलरली होता रहता है यूट्यूब पे या वैसे भी है। तो ऑडिट इनका अच्छा है। बाकी इनकी रिवीजन वीडियोस भी अगर आप देख सकते हो बहुत अच्छी है। नहीं है तो अगर आपको सर नहीं देखना तो आप ऋषभ जैन सर भी है, वो भी बहुत अच्छा सिंपल सिटी से पढ़ाते हैं, एकदम मस्त अंडरस्टैंडिंग बेटर करा देते हैं। ऋषभ जैन से भी मैंने लेक्चर उनके शायद से वो देखे थे मैराथन टाइप, थोड़े से ही देखे थे, ज़्यादा नहीं, वो भी अच्छे टीचर है। बाकी हम FM एंड SM की बात करें तो FM के लिए मैं बोलूँगा कि प्रशांत सारदा सर है, अच्छा FM कराते हैं, और बिल्कुल ऐसे लॉजिकल चीज़ बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रटवा देंगे, एकदम लॉजिकल है। तो प्रशांत सारदा सर भी आप ले सकते हो। और बाकी और भी टीचर्स हैं FM के, जैसे MB सर है, और मेरे को याद नहीं है, MB सर भी है, वो भी आप ले सकते हो। और बाकी मैं SM के लिए बोलूँगा तो अगर आपको रिवीजन से काम चल जाता है या फास्ट ट्रैक से काम चल जाता है तो देख लो, क्योंकि SM एक ऐसे होता है, पतली सी बुक होती है, सब समझ में आ जाएगा, तुम रीड करोगे तो रिवीजन भी फास्ट ट्रैक भी देखोगे तो मैं रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा। बस प्रॉब्लम ये SM के अंदर आपको इस SM को याद करना पड़ेगा, बस इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी SM को याद कर लो, सब हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्लासेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको रटना है या याद करना है, जैसे भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप टीचर्स बोलो तो नीरज अरोड़ा सर भी लेते हैं, और दूसरा अपना ऋषभ जैन सर भी लेते हैं। तो आप ये दोनों टीचर्स को रेफ़र कर सकते हो, मेरी उनका क्या कहते हैं सजेशन है। बाकी और भी टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ टीचर है, और भी है, आप और भी कर सकते हो। मेरी सजेशन जो अगर आप मानते हो तो ये है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने किससे लिए। बाकी एक और पॉइंट आता है कि इससे डाउट आता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो हम यूट्यूब से कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि SM ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम यूट्यूब से कर सकते हो, सिर्फ एक SM सब्जेक्ट है जो यूट्यूब से कर सकते हो। बाकी जो तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है कोशिश करो तो तुम उसकी क्लासेस लगाओ, क्योंकि जितने भी बाकी सब्जेक्ट है या तो प्रैक्टिकल है, तुम्हें प्रैक्टिकल क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो टीचर करवाएगा तभी तुम करोगे, नहीं तो मैराथन या यूट्यूब पे जो है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है तो तुम वो करोगे नहीं। तो इसलिए जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो आप उनकी क्लासेस जरूर ले। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे ऑडिट हो गया, बोलते हैं कि थ्योरी तो है याद कर लेंगे रट लेंगे, ऑडिट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो, ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपकी जर्नी के अंदर बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि चलो छोड़ो 5 से 6 हज़ार रुपया मैं बचा लेता हूँ, आज बचा लोगे, लेकिन जो है आपका ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग फिर कभी बैठ नहीं पाएगी। इसलिए पैसे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट जा रहा है। एक अच्छे टीचर पे इन्वेस्ट करो पैसे, 5-6 हज़ार करो, और एक ऑडिट की क्लास लो अच्छी तरीके से, और क्या कहते हैं उसको अच्छे से समझो, ताकि आपका फ्यूचर आर्टिकलशिप में भी काम आए। बाकी आपका इंटायर जर्नी में, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट आर मोर और लेस अब एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट के अंदर ही वो सारा गेम कर रहे होते हैं। बाकी टैक्सेशन तो उन्हें बस दे दिए। आपको पता है ICAI किस लिए सेटअप हुआ था? टू रेगुलेट दी एडवांस अकाउंट्स एंड क्या कहते हैं ऑडिट। तो इन 2 सब्जेक्ट को रेगुलेट करने के लिए ICAI सेटअप हुआ था। तो यही 2 सब्जेक्ट हमारे बहुत मेन सब्जेक्ट होते हैं और अच्छी तरीके से हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है।
तो ऑडिट के लिए ऐसा मत सोचो थ्योरी है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरी के चक्कर में फेल हो जाते हैं कि ऑडिट को थ्योरी है आराम से कर लेंगे, तो ये चीज़ मत होना, ठीक है। बाकी अगर कोई मेरी तरफ से एंड हो चुका है, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। बाकी मेरे को नहीं लगता कुछ और पॉइंट रह गया है, ठीक है। कुछ और पॉइंट होगा तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा या क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन पे लिख दूंगा, कुछ और ऐसा डाउट रहेगा पॉइंट रहेगा आप, बाकी आप डाउट पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। और तो ऑल द बेस्ट आपकी सी इंटरमीडिएट जर्नी के लिए। और हाँ, एक और चीज़ होती है कि रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन रहता है कि आप जो है जैसे आपने पूरा हफ्ता पढ़ा तो संडे या सैटरडे को आप रिवीजन कर सकते हो, एक ये रूल होता है। या तो एक सेकंड रूल ये होता है 1/4 रिवीजन रूल। 1/4 रिवीजन रूल टफ होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। ये साहिल जैन सर है एक, उनकी थ्रू ये मैंने उनकी वीडियो में देखा था। 1/4 रिवीजन रूल होता है। ये क्या कहता है कि अगर आपने एक दिन कोई चीज़ पढ़ी, फॉर एग्जांपल आपने 10 घंटे लगाए एक टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है, फर्स्ट डे के अंदर, फिर आप नेक्स्ट डे के अंदर क्या करेंगे, उस टॉपिक को 1/4 मतलब कि 1/4 कितना हुआ, 2.5 घंटे के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक को। सेम टॉपिक को आप 2.5 घंटे के कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद वो टॉपिक जो है थर्ड डे के अंदर आप उसका 1/4 कर लो, 2.5 घंटे का भी 1/4 कर लो, जितना भी आएगा उस टॉपिक को, उसके जितना आपने पहले टाइम लगाया था वो 2.5 आवर्स लगाए थे, तो उसका 1/4 जितना कर लो, उसमें उतना टाइम लगना चाहिए आपको सेम टॉपिक को कवर करने के लिए। बेसिकली बात ये है कि अगर आपने 4 घंटे एक चीज़ पे लगाए तो नेक्स्ट डे आपका 1 घंटा लगना चाहिए उस चीज़ की रिवीजन करने पे। ऐसे ही अगर आप चलते जाओगे ना डे बाई डे, तो आप क्या कहते हैं कि 1/4 रिवीजन रूल से हर चीज़ रिवाइज करते जाओगे और आपका जो इफेक्टिव रिवीजन है ना हमेशा सही रहेगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिवीजन का स्ट्रैटेजी है। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप 1/4 रिवीजन देख सकते हो कैसे होता है, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे रहता है। तो आइडिया बेसिकली यही है कि अगर आप एक एक्स आवर्स दे रहे हो एक टॉपिक को, तो नेक्स्ट डे आप उसका x/4 दोगे आवर्स अपना उसी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। फिर उससे नेक्स्ट x/8 हो गया, x/16 हो गया, या वैसे वैसे करते हैं आगे, ठीक है। तो यही चीज़ थी, बाकी करते रहो यार। बस ये ध्यान रखो कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, और दूसरी बात आप जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, नहीं तो आप चीज़ें भूल जाओगे। क्लैरिटी रहोगे तो आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें वो ठीक से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती रहेगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। इस वीडियो के लिए मिल ले, बाय।